सभी को नमस्कार। आइए हम और आप मिलते हैं दोबारा आज केमिस्ट्री क्लास में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, यू नो दैट अपना टॉपिक चल रहा है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और उसके अंदर हम लोगों ने वीबीटी के ड्रॉबैक भी पढ़ लिया है और सीएफटी का प्रिलिमिनरी स्टडीज़ भी हमने डिस्कशन कर लिया है, और हमने जो डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर थी कैसी है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। जैसा कि आपको पता है, माई सेल्फ डॉक्टर राजाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। टुडे वी डिस्कस कंपैरिजन ऑफ both theories, that is VBT and CFT. VBT is preliminary study of complex study and CFT is advanced version of VBT. Today we comparison between both theory. We know that VBT valency bond theory, CFT crystal field theory, and in this metal ligand bond coordinate with covalent bond. वीबीटी क्या कहता है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो बंध होता है वो उपसंयोजक या संयोजी प्रकृति का होता है। लेकिन सीएफटी क्या कहता है? ये प्रोटॉन में आयनिक होता है। यह है दिस बॉन्ड इज आयनिक। ध्यान रखिएगा, वीबीटी क्या कहता है? वीबीटी कहता है मेटल और लिगेंड के बीच बनने वाला बंध उपसंयोजक या संयोजक प्रकृति का है, जबकि सीएफटी कहता है कि यह आयनिक प्रकृति। दूसरे बारे में बात करें हम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि सभी डी ऑर्बिटल समान ऊर्जा के वीबीटी, क्योंकि उस समय तक स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कोई वो नहीं था, उसकी स्प्लिटिंग भी नहीं थी। पांचों डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान थी। हम कहते थे सभी पांचों कक्ष की ऊर्जा समान है। ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, वी नो दैट डीजेनरेट ऑर्बिटल समभ्रंश कक्षक हमने कहा था। लेकिन सीएफटी के अनुसार वॉन लेक और हेंस बेथे ने जो सीएफटी थ्योरी दी थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ये जो डी ऑर्बिटल है ये दो प्रकार से स्प्लिट होता है, एक T2G में और एक EG में। अर्थात हम कह सकते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के दो प्रकार के ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं। वीबीटी इस बात को नहीं बता पाया था। थर्ड बात हम करें, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी है उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, जबकि इसमें ये कहा रहा है कि सीएफएससी पे डिपेंड करती है। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, CFSE। ऑल क्रिस्टल्स आर, ऑल लिगेंड्स आर सेम। इसके अंदर जो लिगेंड्स होते थे वो सारे समान, लेकिन इनमें अलग अलग। जैसे कोई वीक फील्ड का लिगेंड है तो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड, लेकिन वीबीटी के अंदर सारे एक जैसे ही। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था? इसने कहा था नो एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक किस प्रकार से है, उसका कितना बॉल मैग्नेट्रॉन है, कितने से मैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बारे में स्पष्ट जो क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो वीबीटी नहीं दे पाया। जबकि सीएफटी ने ये एक्सप्लेनेशन इजी वे में दिया और उसने बताया था कि किस प्रकार से किसमें कितने मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। और इसी प्रकार से कलर और स्पेक्ट्रा के बारे में भी वीबीटी नहीं बता पाया, लेकिन इसने बता दिया। और एक बात और थी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर बाय डीएसपी टू हाइब्रिडाइजेशन। ये वीबीटी ने कहा था। वीबीटी ने कहा था कि जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो, अर्थात एक D, एक S और 2P, ये ऑर्बिटल मिलकर के DsP2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लेकिन सीएफटी ने क्या कहा था कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब कोई बनता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में, जब उसमें कोई फेलियर हो जाता है, अर्थात उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसमें कोई बनाने में दिक्कत आ जाती है, उस समय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो ये इनमें कंपैरिजन था वीबीटी और सीएफटी। अब हम बात करेंगे अलग अलग ज्योमेट्री के अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। और सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लिटिंग, क्रिस्टल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
d ऑर्बिटल splitting in octahedral complexes। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा मैं इसके अंदर आपको उलझाऊंगा नहीं, बहुत ही छोटे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान रखिएगा, बात हम कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री होती है इस प्रकार से होती है कि मेटल होता है बिल्कुल सेंटर में, और इसके चारों ओर इस प्रकार से लिगेंड्स, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये और ये लिगेंड, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसमें देखिए, हमें ये पता है कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है तो दो प्रकार के ऑर्बिटल हमें प्राप्त होते हैं। एक तो हमें मिलता है T2G और एक मिलता है EG। T2G ऑर्बिटल कौन सी है? बिटवीन द एक्सिस। और ये कौन से है? ऑन द एक्सिस। अब यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस आपके सामने दिख रहा है, ये ऑन द एक्सिस, और इनके बीच में जो होंगे डी ऑर्बिटल वो बिटवीन द एक्सिस। अब लिगेंड यदि एक्सिस से होकर के आ रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फिर आपको बताना चाहूँ, लिगेंड एक्सिस से होकर आ रहा है तो मेटल के भी डी ऑर्बिटल है। मेटल का डी ऑर्बिटल कहाँ है? एक तो एक्सिस के ऊपर और एक एक्सिस के बीच में। तो जो डी ऑर्बिटल मेटल के एक्सिस के ऊपर है, कौन कौन से एक्सिस के ऊपर? EG अर्थात डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल ये एक्सिस के ऊपर है। तो यदि लिगेंड एक्सिस से होके आ रहा है तो इसके ठीक सीधे रास्ते में मेटल के वो इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑर्बिटल्स पड़े हैं जो कि एक्सिस पर है। तो वहां जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिगेंड के देने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। सीधी बात है, सीधी रोड जा रही है लिगेंड से मेटल की ओर, आमना सामना हो गया, आमना सामना हो गया इलेक्ट्रॉन का। आमना सामना होते ही क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होते ही क्या होता है? ऊर्जा बढ़ जाती है, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होते ही ये हाई एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। दोबारा बताना चाहूँ, लिगेंड एक्सिस से होकर क्या रहा है? लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक्सिस से होकर, इधर से एक्सिस के ऊपर मेटल के ऑर्बिटल्स पर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक्सिस के इलेक्ट्रॉन्स के बीच वो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के द्वारा दिए जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, उन दोनों के बीच में रिपल्शन। इसके कारण जो ऑन द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज़्यादा, इसीलिए हम कहते हैं कि डी ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होती है इस प्रकार से, तो ये होते हैं T2G और ये EG। एनर्जी ज़्यादा, स्थायित्व कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। एक्सिस से जब लिगेंड मेटल की तरफ जाता है तो मेटल के डी ऑर्बिटल जो कि EG है, जो कि ऑन द एक्सिस है, उसके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाता है। रिपल्शन होने के कारण उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। तो वे कक्षक जो अक्षों के बीच में है अर्थात EG कक्षक, ऊर्जा रिपल्शन के कारण ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी ज़्यादा, स्थायित्व कम। इसीलिए EG हमेशा हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, हायर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स होते हैं। अब जो लिगेंड बिना एक्सिस के आ रहे हैं अर्थात अक्षों के बीच में, जो लिगेंड इसके ऑर्बिटल्स पड़े हैं मेटल के अक्षों के बीच में, जैसे मैं बात करूं यहाँ जनरली आपको समझाने की, एक तो ये एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस के ऊपर, और ये एक एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में। तो इससे जब कोई लिगेंड आ रहा है, इधर से कोई लिगेंड बीच आएगा, तो कह सकते हैं कि सीध में उसके मेटल के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के सीध में नहीं है क्योंकि लिगेंड यहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस से होकर के आ रहे हैं, इसके सीध में नहीं आ रहे तो T2G की ऊर्जा
कम रिपल्सन के कारण कम हो गई है, स्थायित्व उसका बढ़ गया है, इसीलिए T2G होता है वो नीचे होता है और EG हमेशा ऊपर होता है। ये किसकी थ्योरी? डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात 6 लिगेंड जो कैसे कैसे आ सकते हैं, एक्सिस के ऊपर से आ सकते हैं और एक्सिस के बीच से, एक्सिस के ऊपर से आएंगे तो ऊर्जा ज्यादा, बीच से आएंगे तो ऊर्जा कम, कम है तो T2G नीचे और EG ऊपर। ये बात थी हमारी T2G और EG किसमें? डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम बात करेंगे टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस बात कर रहे हैं हम टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल की जो स्ट्रक्चर है आपने देखी होगी, क्यों क्या क्या की होगी। ये क्यूब के आकार के टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है और ये है मेटल। ये 4 लिगेंड से घिरा हुआ है। तो ये एक, ये एक, ये और एक, ये 4 लिगेंड से घिरा हुआ है। ये है टेट्राहाइड्रल। ज्यादा इसमें भी मैं आपको नहीं बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझदार हैं। फिर भी एक बार मैं बात बताना चाहूँ, हमें T2G का पता है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज काम में नहीं लेंगे। याद रखिएगा, आपने बार बार पढ़ा होगा जी टर्म सिर्फ ऑक्टाहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए काम में लेंगे, टेट्राहाइड्रल के लिए हम काम में नहीं लेंगे। क्योंकि टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी होती है जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होती, ज्योमेट्री नहीं होती। और ज्योमेट्री नहीं होती इसीलिए जिराड वर्ड यूज हम नहीं करेंगे। तो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग T2 और E, इन दो के अंदर स्प्लिटिंग होगी। यहाँ जी वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, जी वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। अब बात वही होगी T2 और E। T2 का मतलब क्या हुआ? T2 का मतलब बिटवीन द एक्सिस, E का मतलब ऑन द एक्सिस। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑन द एक्सिस, एक्सिस तो इस प्रकार से ही है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डायरेक्ट एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच में ऑन द एक्सिस जैसे ऑक्टाहाइड्रल में थे वैसे इसके ऑर्बिटल्स लिगेंड वैसे नहीं आ रहे। अर्थात अब की बार लिगेंड जो आ रहे हैं वो अक्षों के बीच से आ रहे हैं। तो एनर्जी ज्यादा किसकी हो जाएगी? T2 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और अक्षों के ऊपर जो ऑर्बिटल्स है वहां से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन कम है तो उनमें प्रतिकर्षण कम है, तो E की एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यहाँ पे होगा E और यहाँ पे होगा T2। जी नहीं है भाई, जी नहीं है, जी नहीं है, जी वर्ड यूज हम नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ T2। तो ये है हमारा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनकी स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, कौन कौन से कंडीशंस में ये बनते हैं वो भी देख लीजिएगा। और हम आगे एक और की बात कर लें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को मैंने कह भी दिया था पहले, CFP ने बताया था कि ऑक्टाहाइड्रल बनने के बाद में विसंगति आ जाती है। ऑक्टाहाइड्रल बनने में कोई कॉम्प्लेक्स फेल हो जाता है, उस समय स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। देखिए 1 और 2 ये
EG, और ये 3 ऑर्बिटल किसके हैं, ये T2, ये स्प्लिटिंग है, D की स्प्लिटिंग है। उसके बाद में हमें ये पता है इस प्रकार से, ये 5 ऑर्बिटल है। कौन कौन से हैं, ये हो गए हमारे पास dxy, dyz और dzx। तो ये है xz और yz, dxz और dyz, और ये है dxy, ये है dz स्क्वायर, और ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये है जेड लिगेंड को। अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। M ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये हमें पता है कौन से हैं। ये इसके ऊपर ये वाले लिगेंड हैं, ऑक्टाहेड्रल है। अब इन ऑक्टाहेड्रल अर्थात जो जेड एक्स के जो लिगेंड है, जेड के जो लिगेंड है, उनको या तो बहुत दूर कर दिया जाए या फिर उनको हटा लिया जाए। हटा लिया जाएगा तो जेड एक्सिस से आने वाले होंगे उनके पोटेंशियल कम होगा, तो जेड वालों की ऊर्जा हमेशा कम होगी। इसीलिए इसमें एक्स जेड नीचे, वाई जेड नीचे, इसमें भी डी जेड नीचे। तो जब डी जेड अक्ष के कक्ष को हटा लेते हैं, सेपरेट या रिमूव लिगेंड ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लिगेंड्स को यदि हम रिमूव कर लेते हैं तो स्प्लिटिंग इस प्रकार से हो जाएगी। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ये जो है ये यहाँ समझने वाली बात है, और एक्स वाई ऊपर चला गया यहाँ से, ये डी एक्स वाई और ये है डी जेड, और ये यहाँ पर हमारे पास ये है डी एक्स जेड और वाई डी वाई। ये 5 ऑर्बिटल हो गए। ये जो डी जेड यहाँ था, यहाँ डी एक्स वाई स्क्वायर यहाँ था, ये यहाँ चला गया। ये चीज देखने वाली, क्योंकि डी जेड के इनको हटा लिया हमने, हटा लिया तो इसके सीध के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, रिपल्शन 0 हो जाएगा। 0 होते स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी, रिपल्शन बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जेड वाले जो भी हैं वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आते हैं, और एक्स वाई वाले जो है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे आते हैं। तो ये स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है। इसकी बिल्कुल आपको ध्यान से आपको ये देखना है। इसको हम लोगों ने कह दिया EG, इसके अंदर हम वर्ड यूज करेंगे, ये A1G और ये है B2G और ये है B1G, ये इनके टर्म है। तो ये सब चीज़ें हमारी सिलेबस में है, इसको हमने डिस्कशन किया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि CFT के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, उन अनुप्रयोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, असाइनमेंट का जवाब दें, PDF नोट्स उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद।